है कि कोई भी त्रासदी जो है ना, उसको सहन करने की शक्ति प्यार से ही आती है। एक तरह से देखा जाए तो त्रासदी में और ज़्यादा प्यार आता है दिल के अंदर, बिकॉज वो प्यार ज़रूरी होता है हमें इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब मैंने उन लोगों से बात की जिन्होंने विभाजन देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो अक्सर पाया कि आज 78 ईयर्स के बाद, पार्टीशन या विभाजन के 78 ईयर्स के बाद, लोगों को जो चीज़ें याद हैं वो प्यार की चीज़ें हैं। मेरी गुड़िया, मेरे बचपन का घर, मेरा दोस्त, वो लड़की जो बालकनी में आती थी। सो प्यार की ही चीज़ें उनको याद थी। मेरी पिक्चर जो है वो आज के ज़माने की फिल्म है जो विभाजन को याद कर रही है। सो उसमें इस तरह से प्यार ज़्यादा और त्रासदी कम नज़र आती है। इसमें कोर इमोशन लाना कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली इसमें कोर इमोशन लाना काफ़ी सरल था, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं जिस पर ये फिल्म आधारित है, उन सब में वो कोर इमोशन प्यार का और नफ़रत के वक्त प्यार का ख़ास करके बहुत ज़्यादा था। तो एक्चुअली मैंने खुद से कम लिखा है, लोगों की बातों को ज़्यादा इस फिल्म में लाया। आपकी फिल्में देख के लगता है कि जो आपका किरदार होता है वो खोया हुआ होता है, जब वी मेट से लेके तमाशा तक। जी, ये आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या क्या है? ज़रूर इसका कारण ये होगा कि मैं खुद थोड़ा सा खोया हुआ हूँ, और खोया हुआ होने से ज़्यादा मैं कुछ ढूंढता रहता हूँ, शायद तलाश करता रहता हूँ। और मैं अकेला इंसान नहीं हूँ। मुझे लगता है हर बंदा, हर इंसान, हर व्यक्ति, लड़की या लड़का कुछ ढूंढ रहा ज़रूर होता है। और इसी वजह से शायद मैं फ़िल्म बनाता हूँ, क्योंकि मैं उन फिल्मों को बनाने के माध्यम से कुछ ढूंढ रहा हूँ। और लोगों को शायद वो फिल्म भी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि सबको अपनी ही खोज उसमें नज़र आती है। प्यार प्यार की तरह ना, खोज की तरह दिखाया जा रहा है। जितना भी मैं फिल्में बना रहा हूँ और लोग कह रहे हैं कि वो प्यार पे होती हैं और मैं खोज रहा हूँ कि प्यार है क्या, उतना ही मुझे लगता है कि मैं इस उत्तर से दूर जाता जा रहा हूँ कि प्यार है क्या दरअसल। क्योंकि पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी सरल थी कि ये होता है प्यार। प्यार वो होता है जो लाइक राज को सिमरन से था या प्यार वो होता है जो क़यामत से क़यामत में आमिर खान को जूही चावला के कैरेक्टर से था, राज को रश्मि से था। मगर फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी तो प्यार है। अरे जो वीरा को महावीर के लिए था वो भी तो प्यार है। फिर हर सभी कुछ प्यार नज़र आने लगता है, तो कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। तो अगर मैं पहले लॉस्ट रहा करता था, अब 10 फिल्में बनाने के बाद मैं और ज़्यादा लॉस्ट हो गया। मैं वापस आऊँगा, ये सोच कहाँ से आई है और ये आप कहाँ से ये वाला पर्सपेक्टिव लेके आए? मैंने खुद ऐसा फील किया है जब मैं अपने बचपन के घर में गया था। उस वक्त वापस आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वापस आप उस उम्र में कभी नहीं जा सकते हो जिस उम्र को आपने खो दिया। वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वापस नहीं जा सकते हो, मगर अपने दिल के अंदर उस वक्त को हमेशा ताज़ा रखने की कोशिश करते हो, अपने आप से, अपने बचपन से कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हो। उसके बाद मैंने एक पोएम में पढ़ा था जिसमें एक हाईवे मैन वादा करता है कि मैं वापस आऊँगा। और मुझे लगता है कि खुदा गवाह का एक गाना है कि मैं वापस आऊँगा, मैं अगर मर भी गया तो भी वापस आऊँगा। जब मैंने वो गाना सुना था तो मुझे लगा कि इसके राइटर ने हाईवे मैन पोएम ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये वापस आने की जो चीज़ है ना, मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है। तो मैं वापस आऊँगा टाइटल हमने डिसाइड नहीं किया था। जब मैं शूट कर रहा था तो वो ट्रेन में एक शॉट है जहाँ पे कीनू बोलता है मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। वो चीख करके उस लैंड को बोल रहा होता है जो वो छोड़ के जा रहा है, उन लोगों को या उसको कह रहा होता है जिसे वो छोड़ के जा रहा है। तो फिर उस शूटिंग के दौरान, उस शॉट के दौरान मुझे लगा कि यही नाम होना चाहिए पिक्चर। आप कैसे गाने चूज करते हैं? देखिए, गाने जो है ना वो ज़रूर, जैसा कि आपने ठीक कहा कि कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम होता है। अक्सर जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सिर्फ इवेंट्स की श्रृंखला नहीं होती है,
वो एक विचार का बदलना भी होता है, वो एक एक्स डायमेंशन भी होता है, जेड डायमेंशन भी होता है। तो मुझे लगता है कि गाने जो है ना, उस बदलाव को, वो लाइक दिल के बदलाव को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने सारी पिक्चरों में गाने देखे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से मेरी पिक्चरों में भी गाने आ जाते हैं। और वो गाने वो करते हैं जो अक्सर सीन्स नहीं कर सकते, मन की बात बताते हैं। क्योंकि सीन्स में हमेशा आदमी वो बोलता है जो वो बोल सकता है किसी कैरेक्टर से। अगर वो अकेला है, उसमें भी तो कोई कहानी आगे बढ़ सकती है, कुछ कर रहा है तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, इसको दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका गाना है। तो उस तरह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। और पर्सनली मुझे गाने फिल्म में बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे गानों को शूट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाने आ जाते हैं मेरी फिल्मों में। अगर आपके पास एक्टर्स अच्छे हैं और आपने अगर ऑनेस्टी से सीन को लिखा है, तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। फिर आप उस तड़प के सीन को शूट करना एंजॉय करते हैं। फिर आप उस जुदाई को भी शूट करना एंजॉय करते हैं। और ये सब बेसिकली जो है ना, प्रेम का ही पहलू है मुझे लगता है। किसी से प्रेम करना और उस इंसान का नहीं होना, वो विरह भाव पैदा करता है। किसी से प्यार करना और उसको खो देना, ये एक ग्रीफ पैदा करता है। ये बेसिकली ये जो इमोशंस हैं, जो अच्छे इमोशंस नहीं हैं, दुखी इमोशंस हैं, वो भी प्यार की वजह से ही पैदा होते हैं। इसमें हमको अधूरा प्यार पूरा होते दिखेगा, इंतज़ार ख़त्म होगा कि नहीं? इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आप ज़रूर थिएटर में मैं वापस आऊँगा देखिएगा। 12 जून को आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद सर, एएनआई के साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक और यू। फिल्म के लिए शुभकामनाएं। मैं वापस आऊँगा का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो ये फिल्म इम्तियाज़ सर डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इम्तियाज़ सर की फिल्म में काम कर सकूं। मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी कहा था, जब मुझे लोग पूछते थे कि आपके टॉप डायरेक्टर्स कौन है, और मैं हमेशा कहती थी कि मुझे इम्तियाज़ सर के साथ काम करना है। स्पेशली क्योंकि जो फीमेल किरदार वो लिखते हैं हमेशा अपनी फिल्मों में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो बड़े प्यार से लिखते हैं वो किरदार। तो जब भी मैंने उनकी फिल्में देखी है इससे पहले, हमेशा मुझे लगता था कि ऐसा किरदार मुझे भी मिले प्ले करने के लिए। तो आई गेस मैं चाहती थी एज एन एक्टर कि मैं उनसे सीखूं, और उनका जो एक विजन होता है लव स्टोरीज को देखने का, उनका जो तरीका होता है लव स्टोरीज को देखने का, आई थिंक मुझे उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए एक जगह बनानी थी। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है, और उसके ऊपर आई थिंक जो एक्सपीरियंस मिला है वर्किंग विथ ऑल दी अदर एक्टर्स, मतलब नसीर सर हो, दिलजीत सर हो, वेदांग हो, आई थिंक सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं। और उनके साथ आई थिंक सेट पे रहना या काम करना एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इम्तियाज सर से बस एक मीटिंग के लिए मैंने रीच आउट किया था कि सर मैं आपसे मिल सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। तब भी आई थिंक इस फिल्म की कोई बात हुई नहीं थी। ऐसी एक मीटिंग डिसाइड हुई थी कि हम करेंगे। यहीं पे ऑफिस में हम मिले थे और हमने खूब बातें की एक्चुअली। सबसे ज़्यादा आई थिंक हमने खाने पे और बात की थी, क्योंकि इम्तियाज सर में हम दोनों बहुत बड़े फूडी हैं, जो मुझे उस मीटिंग में पता चला था। और आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा खाने पे बात की, फिल्मों पे बात की, कहाँ पली बड़ी हूँ मैं, ये सब बातें की। और वो मीटिंग बस उतनी ही थी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि सर एक फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने रीच आउट किया था कि सर आई वुड लव टू ऑडिशन, या फिर कोई भी अगर कुछ भी इफ आई वांट टू रीड द स्क्रिप्ट, डू अ लुक टेस्ट, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस वक्त तो कुछ सोच नहीं रहा हूँ कास्टिंग के बारे में, बट मैं दिमाग में ज़रूर रखूंगा। तो जब अगली बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था मिलने के लिए, तो मैं मतलब मेरी 1 घंटे की जर्नी थी। मैं फुल टाइम सोची थी कि प्लीज़ 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 आई होप कि अब ये फिल्म के लिए हो और ये एक और मीटिंग ना हो जिसमें हम 1 घंटा फूड पे बात करें। तो हम मिले और आई थिंक तब उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, और बस जब उन्होंने कहानी सुनी तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं हाँ बोलूँ या ना। ईरान के साथ कैसा रहा था आपका केमिस्ट्री? बहुत अच्छी रही एक्चुअली। मैंने उनके साथ पहले काम नहीं किया है, और मेरी ज़्यादा एक्चुअली इंटरेक्शंस हुई नहीं थी उनके साथ इससे पहले। शायद एक आध बार मुलाकात हुई होगी कहीं कॉमन किसी स्क्रीनिंग पे या वैसे,
पर आई थिंक हमारे लिए एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये था कि नए एक्टर्स के साथ जो काम करने मिलता है, एक नई पेयरिंग के साथ काम करने मिलता है, उसमें एक फ्रेशनेस ऑन इट्स ओन आ जाती है क्योंकि आप सब पहली बार काम कर रहे होते हो। तो आई थिंक जो इम्तियाज सर, वेदांग और मैं, ये जो ट्रियो था जो साथ में हमने कभी पहले काम नहीं किया था, उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि एक दूसरे से सीखने भी बहुत मिला। मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उनका नाम जिया है और आई थिंक ये फिल्म इस किरदार के बारे में है, एक लड़की के बारे में है जो जिनके बारे में ना सारे जो बाकी किरदार है फिल्म के, वो उसके बारे में उनके बारे में ढूंढ रहे हैं और चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उनकी स्टोरी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होते जाती है वैसे वैसे आपको उनके बारे में ज़्यादा पता चलने लग जाता है। और वो एक फिल्म में थोड़ी सी मिस्ट्री है। फिल्म में एक्चुअली जो नसीर सर प्ले कर रहे हैं उनके एक्चुअली मेमोरी में आप उनकी जिया की पूरी जर्नी देखते हो। तो आप एक्चुअली उनके मेमोरी के थ्रू एक जर्नी देखते हो जो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत थॉट प्रोसेस है जो ऑब्वियसली इम्तियाज सर से ही आ सकता है। बट आई थिंक वो जिया की जर्नी है। और फिल्म के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि जो बता दूंगी फिर आपको सब पता चल जाएगा। बट मुझे बड़ा मजा आया एक्चुअली किरदार प्ले करते हुए, स्पेशली क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जहाँ एक अलग अदायकी होती थी, थोड़े नखरे होते थे, बातें करने का तरीका अलग होता था, चलने का तरीका अलग होता था। सो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें जो एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आप कुछ नया सीखो, हर किरदार के साथ कुछ नया करो, तो वो करने का मौका मिला, वो सीखने का मौका मिला। बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी मैंने, बहुत सारे पुराने गाने देखे मैंने एक्चुअली, क्योंकि उस समय के जो अदाकारा थे वो किस तरीके से परफॉर्म करते थे, वो किस तरीके से उनकी आंखें मटकती थी, बहुत सारी चीजें होती थी जो बहुत स्पेसिफिक थी उस टाइम और पीरियड के लिए। तो उस पर मैंने रिसर्च किया और एक्चुअली सबसे ज्यादा मजा मुझे उसमें आया था। नसरुद्दीन शाह से आपकी मुलाकात हुई फिल्म जी के जी जी, उनके सीन्स हैं आपके साथ? बहुत कम है, एक हाथ दो है शायद, लेकिन आई थिंक कि वो तो अपने आप में ही एक एक्टिंग स्कूल है। मतलब मैं बहुत नर्वस थी एक्चुअली फर्स्ट डे जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, पर समथिंग अबाउट हिम, वो ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन एंड यू नो हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, वो पूछ रहे थे मेरी जर्नी के बारे में। और जब हम सीन करने गए तो सडनली मतलब उनकी आंखों में कुछ चेंज हो गया और मैं खुद भी देखते रह गई थी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप मतलब ऐसे स्विच हो जाते हो। बट आई थिंक वही होता है एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर कि जो भी उनसे सीखने मिला है आई थिंक होपफुली मैं अपने अगले फिल्म में अप्लाई कर सकूं। सेट पर कैसा माहौल रहता था? हमने बहुत मजे किए क्योंकि हमने एक्चुअली पंजाब में शूट किया था और वहाँ पे इनफैक्ट जब आप एक आउटडोर फिल्म पे चले जाते हो जहाँ पे आप 1-2 महीने के लिए सारे क्रू के साथ रहते हो, हमने एक्चुअली सभी ने दिवाली साथ में सेलिब्रेट की, मिठाइयाँ खरीदी थी हमने सेट पे दिवाली एक्चुअली सेलिब्रेट की। तो एक माहौल जो फैमिली का हो जाता है ना, वैसा सा माहौल था। और आई थिंक इम्तियाज सर खुद भी इतने शांत और इतने लविंग और केयरिंग है टुवर्ड्स द एंटायर क्रू कि आई थिंक मतलब ऐसा लग रहा था कि हम घर में ही थे। फिल्म का ऐसा कोई किस्सा या सीन जो आपके दिल के करीब अभी तक है और हमेशा रहेगा? एक जगह है जिसे आई थिंक हमारी फिल्म में हम उसे कच्ची दलान कहते हैं। और वो एक जो जगह जो आप देखोगे ट्रेलर में भी है और कई गानों में है, वहाँ पे से एक थोड़े से ब्रोकन डाउन स्टेप्स है और पीछे एक बहुत बड़ा ट्री है जिसपे लाल फूल है। तो वो जो वहाँ पे हमने काफी सारे सीन्स किए, तो वो जो एक जगह थी वो एक ब्रोकन डाउन रूइंस जैसी जगह थी और वो हम जहाँ रह रहे थे वहां से काफी दूर थी। तो एक लंबी जर्नी के बाद हम वहां पहुंचते थे, पर वहां ऐसे लगता था कि टाइम अलग है क्योंकि वो जो सारा स्ट्रक्चर था वो पुराने टाइम का था और थोड़ा सा ब्रोकन डाउन था और वहां पे सिटी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ऐसे लगता था कि वो जो जगह है ना वो इस समय की है ही नहीं। और जिया और कीनू के काफी सारे सीन्स वहीं पे हुए हैं। वो आई थिंक उनकी एक मीटिंग प्लेस थी जो हमेशा फिल्म में उसे हम देखते हैं, आप उन्हीं दोनों को देखते हो वहां पे। तो आई थिंक फिल्म में भी वो काफी स्पेशल थी और जब हम वहां पे लोकेशन पे गए और हमने फर्स्ट टाइम वो लोकेशन देखी तब भी एक स्पेशल फीलिंग आई थी।
सिनेमा घर से जब लोग निकल के जाएं तो वो भूले ना, लिखे जाए सर। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी सीन्स हमने किए हैं, आई होप कि एक स्माइल लोगों के चेहरे पर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक वही होता है जब आप कोई भी लव स्टोरी देखते हो, या कोई एक कपल की ब्लूमिंग लव स्टोरी देखते हो, तो आई थिंक फीलिंग वो आती है कि हाय कितने प्यारे हैं, या फिर आपके मन में वो फीलिंग आती है जब आपने पहली बार प्यार किया होता है, या आप वो फीलिंग जो होती है पहले प्यार की जो फीलिंग होती है, आई होप वो फीलिंग लेकर लोग जाए या अपने पहले प्यार को याद करें। जी थैंक यू। मतलब मेरा पहली बार है जो मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है, एक सिख कैरेक्टर, एक पंजाब का कैरेक्टर और एक कैरेक्टर जो 40s से है, 1940s से है। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत रिसर्च लगी, बहुत रीडिंग्स लगे इम्तियाज सर के साथ, और आई थिंक प्रेपरेशन वाइज ये शायद सबसे कठिन रोल होगा मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ जितना टाइम लगा, जितनी मेहनत लगी। एंड आई होप कि ये लोगों को ये मूवी अच्छी लगे और ये कैरेक्टर अच्छा लगे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब प्रेपरेशन होती है तो ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि ये कितना मुश्किल होगा या कितनी मेहनत लगी होगी। उस समय तो बस फ्लो में चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, शायद मेरा सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर यही है। और प्रेपरेशन वाइज तो आई थिंक सर से बातें कर करके, रीडिंग्स कर करके चीज़ें डिस्कवर होती रही, और ऑफ कोर्स मुश्किल था। और ये मेरा पहली मेरी फिल्म है जिसमें मैंने एक लवर का रोल निभाया है, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन आई मीन सब इतने एक ब्यूटीफुल फ्लो में गया, और इम्तियाज सर का जो डायरेक्ट करने का तरीका है वो ही इतना स्पेशल है, तो होपफुली बस लैंड हो जाए। उनका एक बहुत ही यूनिक तरीका है डायरेक्ट करने का, कि वो एक एक्टर को ना फिल कर देते हैं विद इमोशंस। उनको लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि एक्टर के मन में ऐसी चीजें डाल दें जो उनके परफॉर्मेंस में हेल्प करे। और उनका जो डायरेक्शन होता है वो वैसे नहीं होता कि अच्छा अभी आप रोइए, या अभी मैं आपके आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ, या अभी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए। वो एक्सप्रेशन पे नहीं खेलते हैं, वो खेलते हैं इमोशंस पे। तो वो मुझसे कोई शॉट्स के पहले बस 5-10 मिनट सिर्फ बात करते थे कि आपके मन में कैसी चीजें चल रही होंगी, आपकी जिंदगी, आप जिंदगी के किस दौर में हो अभी, आपके आसपास कौन सी क्या क्या चीजें आप देख रहे होंगे। तो ऐसी चीजें ना बहुत ही डेफिनेटली एक्टर को हेल्प तो करती हैं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक तरीका है मुझे लगता है डायरेक्शन करने का। और मुझे तो मैं कहता हूँ कि मैं स्पॉइल हो गया, क्योंकि एक्टर इससे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट पे वर्क करते हैं कि इस शॉट का इफेक्ट ऐसे होना चाहिए, लेकिन इम्तियाज सर एक्टर की तरह सोचते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं स्पॉइल हो गया। आपका किरदार आगे चल के नसरुद्दीन शाह बनता, तो इस बात को आपको प्राउड हुआ या थोड़ा नर्वसनेस हुई, डर था कि मैं कर पाऊंगा उस लेवल का? प्राइड की तो कोई बात नहीं थी, नर्वसनेस ही थी बस। मुझे याद है जब मैं पहली बार नसीर सर से मिला था, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक एक्टर की कि अभी उनका छोटा वर्जन प्ले करना, तो एक लेवल होता है जो मैंने अपने दिमाग में रखा था कि उस लेवल तक तो डिलीवर करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात थी कि इम्तियाज सर की फिल्म है तो उसका भी अलग प्रेशर। तो जब मैं पहली बार नसीर सर से मिला था, मुझे लगा था कि मेरी तो बोलती बंद हो गई थी एक्चुअली। वो बहुत ही कैजुअल सी मीटिंग थी, मैं उनके घर गया था, इम्तियाज सर ने मुझे इनवाइट किया था कि एक बार आप मिलो नसीर सर से, लेकिन मैं अपनी एक नोटबुक और पेन लेके गया था क्योंकि मेरे लिए वो लेजेंड तो है ही, लेकिन मेरे लिए वो एक टीचर है। क्योंकि जो समय था जब मैं ऑडिशन दे रहा था, ऐसे 2-3 साल थे जब मैं काफी ऑडिशंस दिया करता था और एक्टिंग के बारे में सीख रहा था, जो ऑब्वियसली अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन उस समय मैं यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखता था नसीर साहब के, और उनकी काफी मास्टर क्लासेस होती थी।
जो उन्होंने आई थिंक NSD में दी थी, तो 1-2 घंटे की वीडियोस हैं एंड दे आर जेम्स। तो मैं उनको बहुत बार देखता था, तो मैं नसीर सर के पास जब गया तो मैं नोटबुक और पेन लेके गया और मैंने उनसे चीज़ें पूछी एज अ स्टूडेंट, और चीज़ें पूछी कि आप कैसे इस कैरेक्टर को देख रहे हो, क्योंकि उनका नज़रिया भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता क्योंकि वो 78 ईयर्स लेटर वो सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और वियर्डली है तो नसीर सर, लेकिन वो मुझसे भी चीज़ें पूछ रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मैं कैसे कैरेक्टर को देख रहा हूँ, ताकि 78 ईयर्स लेटर उनके भी दिमाग में वो सब चीज़ें रह जाएं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन था, लेकिन ऑब्वियसली हम कोई सीन शूट नहीं कर पाए एक साथ। आई विश वो कर पाते, लेकिन मैं सेट भी गया उन्हें बस देखने जब मैं शूट नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें आई थिंक दे रियली हेल्प। दोनों में एक सिमिलैरिटी है जो खास है, और वो सिमिलैरिटी है कि दोनों ही बहुत ही बबली कैरेक्टर्स हैं। शर्वरी भी काफ़ी बबली है जिया जैसे रियल लाइफ में, कि अगर हम दोनों एक साथ बैठे हैं और अगर भी वो ये इंटरव्यू में होती तो मैं कम बात कर रहा होता माइक उनके हाथ में ही होता। तो वो ऐसी एक है पर्सनालिटी, एंड आई थिंक दैट्स लवली अबाउट हर। कीनू और जिया की लव स्टोरी किस तरह, क्या खास है उसमें? यार मुझे जो खास लगता है, मैं ऑडियंस के लिए नहीं कहूँगा, वो देखें और खुद ही डिसाइड करें, लेकिन मुझे जो खास लगता है वो है कि एक इनोसेंस है। वो उस जमाने की जो एक इनोसेंस है, जो मैं नहीं कहूँगा अभी मिसिंग है, लेकिन प्यार और मोहब्बत और इश्क की ना भाषा चेंज हो गई है, लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी का जो इस समय का जो प्यार है वो उस जैसा इनोसेंट नहीं है। वो जो उस समय की वो बात होती थी ना कि एक झलक भी मिल जाए किसी को बैल्कनी से देखना दूर से और खुश हो जाना। अभी तो टेक्सटिंग और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो वो सब चीजें मुझे थोड़ी स्पेशल लगती है, और एक बहुत ही प्योर इनोसेंट सी लव स्टोरी है। तो आई थिंक कीनू और जिया में ये स्पेशल है।